नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप ही के चैनल प्राचीन कहानियों में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज फिर एक कहानी लेकर आई हूँ। बहुत ही मार्मिक कहानी है, उसको सुनिएगा ज़रूर। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। तो चलिए शुरू करती हूँ। कहानी का शीर्षक है माँ का आशीर्वाद। लालपुर नाम का एक गांव था जहाँ एक 75 साल की बूढ़ी अम्मा रहती थी जिनका नाम था सोमवती। वैसे तो उनके परिवार में कई लोग थे, पर सारे ही उनके नाम की ज़मीन और जायदाद के पीछे पड़े हुए थे, इसलिए उनकी बखूबी सेवा करते। एक दिन बूढ़ी अम्मा के पैर 7 साल का सोनू दबा रहा था और तब सोनू बोला, दादी मैं आपके पैर पिछले एक हफ्ते से रोज़ दबा रहा हूँ, अब आप बताइए कि मेरे पास कितनी ज़मीन आएगी। तो सोमवती कहती है, भाग शरारती, पूरा का पूरा घर मुझसे बस ज़मीन और मेरी पुश्तैनी जायदाद के लिए प्यार करता है, वरना कोई मुझे पूछे भी ना। सोनू वहाँ से जल्दबाजी में भाग गया। सोमवती अपने कमरे से बाहर बगीचे की ओर जाने लगी। तभी उनके सबसे छोटे बेटे अजय ने कहा, कहाँ जा रही हो माँ? चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊँ। आज आपका भोजन हमने बाहर तख्त पर लगवा दिया है, ठंड का समय है, बाहर धूप में बैठकर भोजन ग्रहण कर लेना। फिर सोमवती कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो मुझे ले चलो। अजय अपनी माँ सोमवती को प्यार से उनको तख्त पर बिठा देता है और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। फिर अजय की माँ कहती है, एक मेरा तू ही सबसे अच्छा बेटा है जिससे कोई लालच नहीं है। तुम मेरी सेवा करते हो, भगवान तुझे लंबी उम्र दे और तेरा संसार अच्छा हो। फिर अजय कहता है, मेरे पास आपका आशीर्वाद है हे माँ, मेरा संसार भगवान और आपकी असीम कृपा से बहुत अच्छा है। अजय 30 साल का कुंवारा था। दिन भर मेहनत करके वो अपनी माँ का ख्याल रखता था, लेकिन इस बात से अजय के बड़े भाई रंजीत हमेशा जलते थे। फिर रंजीत अपनी पत्नी से कहता है, देखा तुमने भाग्यवान अजय कैसे माँ को अपनी चुपड़ी बातों में फंसा रहा है। फिर रंजीत की पत्नी कहती है, वही तो मैं भी कह रही हूँ कि सारी ज़मीन जायदाद अजय देवर जी के नाम हो जाएगी और आप सबका मुंह देखते रहेंगे। इतना सुनते ही रंजीत ने अपने भाई अजय से कहा, अब और नहीं, बस हुआ। मैं अब तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ इस घर का बंटवारा हो जाए और मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। फिर अजय कहता है, लेकिन भैया आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आप पूरे परिवार के साथ खुश नहीं हैं? फिर रंजीत कहता है, मुझ में अब और ताकत नहीं है, मैं बस तुम दोनों का मुंह भी नहीं देखना चाहता। ये सारी बातें उस वक्त सोमवती सुन रही होती है और वो अपने बड़े बेटे की बातें सुनकर सहमत होती है और कहती है, गलती मेरी ही है बेटा। इसी घर के आंगन में मैंने तुम्हें तुम्हारी उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया, तुम्हें खेलने के लिए खिलौने दिए, तुम्हें बोलना सिखाया, और अब जब तुम चलना, बोलना और खेलना सब सीख गए हो तो मेरे और अपने छोटे भाई के जीवन के साथ खेल रहे हो। इससे पहले कि रंजीत कुछ कह पाता, वहाँ पर एक वकील घर और ज़मीन के कागजात लेकर आया। फिर रंजीत कहता है, आओ वकील साहब, कहिए क्या बात है। जैसा कि हमें पता चला है, सारी धन दौलत तुम्हारे पिताजी घर के बड़े बेटे यानी तुम्हारे नाम पर कर चुके हैं और अजय के नाम एक छोटी सी कुटिया है बस, जो एक बगीचे के किनारे है। जैसे ही वकील ने कागजात पढ़े, रंजीत खुशी से 7वें आसमान पर पहुंच गया और वहीं अजय इस बात से दुखी हो गया। फिर रंजीत कहता है, अब तो सुन लिया ना,
आप लोगों ने, पिताजी ने सारी ज़मीन मेरे नाम कर दी है। फिर अजय कहता है, मैं सब अच्छी तरह से जानता हूँ। पटवारी को पैसे खिलाकर तुमने सारी ज़मीन अपने नाम करवा ली। रंजीत ने अपनी बूढ़ी माँ और अपने छोटे भाई को घर से बेदखल कर दिया। अब सोमवती और अजय दर बदर भटकने लगे और अपने पिता के ज़मीन के छोटे से हिस्से में कुटिया बनाकर रहने लगे। फिर सोमवती कहती है, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं तुझे संपत्ति नहीं दे पाई। सारी संपत्ति तेरे भाई ने छल कपट से ले ली। और फिर अजय कहता है, ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? आपका प्यार है ना मेरे पास, और आपके प्यार से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। एक दिन शाम के वक्त जब रंजीत अपने घर पर आया तो उसकी पत्नी क्रोधित होते हुए बोली, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पिताजी ने सारी जायदाद का वारिस आपको बनाया है। तो रंजीत कहता है, इसमें समझने वाली क्या बात है? तुम्हारे सामने वकील साहब ने वसीयत के कागजात पढ़कर सुनाए थे। फिर रंजीत की पत्नी कहती है, अगर ऐसी बात है तो आपका छोटा भाई आपकी माँ के साथ जो स्थान पर कुटिया बनाकर रह रहा है ना, वो जगह भी आपके पिताजी की ही थी, और वसीयत के हिसाब से वो जगह के मालिक भी आप ही हुए ना। फिर रंजीत कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? तो उसकी पत्नी कहती है, अरे मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जब आपने अपनी माँ और भाई को ज़मीन जायदाद से बेदखल कर दिया तो उन्हें आपकी जगह पर कुटिया बनाकर रहने का क्या अधिकार है? तो रंजीत कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। वैसे भी अजय हमेशा मेरे खिलाफ माँ के कान भरता रहता है। उसे सही सबक सिखाने का अब समय आ गया है। मैं कल ही उन दोनों को वहाँ से भी निकाल दूंगा। अगले दिन रंजीत कुटिया के पास पहुँच गया। रंजीत की बूढ़ी माँ सोमवती और उसका छोटा भाई अजय खुश हो गए। रंजीत कहता है, मैं जानता हूँ मुझे देखकर तुम्हें यहाँ पर कोई खुशी नहीं हुई। तो सोमवती कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुमने भले ही मुझे मेरे घर से निकाल दिया हो, लेकिन मत भूलो मैं एक माँ हूँ और तुम मेरी संतान हो। आज मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। फिर रंजीत कहता है, वो सब छोड़िए माँ, मैं यहाँ पर तुम लोगों को यह बताने आया हूँ कि आज से तुम कुटिया को खाली कर दो, क्योंकि ये जगह पिताजी की थी और पिताजी ने सारी जायदाद का मालिक मुझे बनाया है, तो अब से ये जगह भी मेरी हुई। इतना कहकर रंजीत वहाँ से चला गया और सोमवती अपने बेटे अजय के साथ वहाँ से चली गई। फिर अजय अपनी माँ से कहता है, माँ, भैया ने तो हमें यहाँ से भी निकाल दिया। हमारे पास तो रहने का कोई ठिकाना नहीं। अब हम कहाँ जाएंगे? तो सोमवती कहती है, चिंता मत कर बेटा, ईश्वर पर भरोसा रख। तुझे पता है, जब ईश्वर किसी को बहुत बड़ा देने वाला होता है तब उसे इसी तरह से परीक्षा में डाल देता है। सोमवती अपने बेटे अजय के साथ गांव के ही करीब के जंगल की सीमा पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। झोपड़ी के आसपास का वातावरण बहुत ही स्वच्छ और हरा भरा था। फिर अजय कहता है, माँ, कहीं हम दोनों यहाँ से भी ना निकाले जाएं। तो सोमवती कहती है, चिंता मत कर बेटा, जंगल किसी का नहीं होता। जब इंसान का इस संसार की मोह माया से मन भर चुका होता है तो वह जंगल की ही पनाह लेता है और यह जंगल सबको अपने अंदर समेट लेता है। फिर अजय कहता है, वह सब तो ठीक है माँ, पर अब आगे क्या? भैया ने तो सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया और मुझे तो कोई काम भी नहीं आता है। फिर सोमवती कहती है, ईश्वर पर भरोसा रख बेटा, वह सब सही कर देगा। तू एक काम कर, तब तक कोई छोटा मोटा काम कर ले। मुझे विश्वास है ये बुरे दिन हमेशा नहीं रहेंगे। फिर अजय कहता है, तुम सही कहती हो, मेरी उम्र भले ही 30 वर्ष हो, लेकिन मैं अभी भी स्वस्थ हूँ। कम से कम मजदूरी तो कर ही सकता हूँ। उस दिन के बाद अजय मजदूरी करने लगा। रोज़ शाम को वह मजदूरी करके आता और कमाए हुए पैसों को अपनी माँ के हाथ में रख देता।
तो उसकी माँ कहती कभी कभी तुझे मुझ पर बहुत ज़्यादा क्रोध आता होगा ना कि मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, इस उम्र में तुझे मजदूरी करनी पड़ रही है। तो अजय कहता है ऐसा नहीं सोचते माँ, मेरे जीवन में दौलत कभी भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रही। मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका प्यार है। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन अजय का मजदूरी करते हुए अचानक पैर फिसल गया और उसके घुटने पर बहुत चोट आ गई। कुछ मजदूर उसे उसकी कुटिया तक छोड़कर चले गए। अजय के पैर से खून बह रहा था। फिर अजय कहने लगा कुछ नहीं माँ, अचानक से मेरा पैर फिसल गया और बस मेरे पैर से खून बहने लगा। बस थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। तो अजय की माँ कहती है चिंता मत कर बेटा, सुबह तक तेरा ये पैर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर सोमवती जंगलों के अंदर चली गई। दरअसल सोमवती के पिताजी बहुत बड़े वैद्य थे। सोमवती जब छोटी थी तभी सोमवती ने जंगल की जड़ी बूटियों के बारे में बहुत अधिक जान लिया था। कुछ पत्ते सोमवती अजय के पास लेकर आ गई। उन्हें पीसकर अजय की टांग पर मलने लगी तो अजय बोला ये क्या है माँ? तो सोमवती बताने लगी कि यह जड़ी बूटियों का लेप है बेटा। तो अजय कहने लगा आपने जैसे ही मेरे इस चोट की जगह पर लगाया मुझे ठंडक महसूस होने लगी। ऐसा लगा कि दर्द छूमंतर हो गया हो। तो अजय की माँ बोली चिंता मत कर बेटा, सुबह तक तेरे पैर के जख्म का निशान भी गायब हो जाएगा। सुबह जब अजय उठा तो वह देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो चुका था। फिर अजय कहने लगा माँ, मेरे पैर से तो चोट का निशान तक गायब हो गया है। ये काम तो बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कर सकते। आपने इसे कैसे किया? फिर सोमवती बताने लगी आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का ज्ञान हजारों वर्ष पुराना है बेटा। इस ज्ञान को मैंने अपने पिताजी और दादाजी से सीखा था और ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, अब कहीं जाकर काम आया। फिर अजय कहने लगा माँ, आप तो जादुई डॉक्टर हैं। इस गांव में और न जाने आसपास के कितने गांव में लोग डॉक्टर के पास जा जाकर तंग आ चुके हैं। आप तो यहाँ बैठे बैठे उनका इलाज कर सकती हैं। फिर सोमवती कहती है कर तो सकती हूँ बेटा, लेकिन डर लगता है कहीं मेरा किया हुआ इलाज असफल हो गया तो मेरे नाम से जुड़ा हुआ मेरे पिताजी का नाम भी बदनाम हो जाएगा। फिर अजय कहने लगा नहीं मन, आप पर मुझे पूरा विश्वास है माँ। आपका जो ज्ञान है वह ज्ञान इस संसार में बहुत कम लोगों के पास है। जब मुझे फ़ायदा हुआ तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका इलाज का फ़ायदा और लोगों को ज़रूर मिलेगा। उसी दिन के बाद अजय ने सारे गांव में ऐलान कर दिया कि जिस मरीज को किसी डॉक्टर से फ़ायदा ना हो रहा हो तो वह उसकी माँ के पास आ सकता है। 3 दिन बाद एक दुबला पतला व्यक्ति सोमवती के पास अजय के साथ आया और कहने लगा मेरे पेट में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है माँ जी। मैंने शहर के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया मगर सब ने कहा कि तुम्हारा इलाज नामुमकिन है, तुम्हें जीवन भर अब बस दूध पीकर ही गुजारना है। तो सोमवती कहती है अपना हाथ दिखाओ। सोमवती उसी वक्त उस व्यक्ति की नब्ज़ चेक करने लगी और रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ बोली मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटियाँ देती हूँ। तुम सुबह उस जड़ी बूटी को खाना और 3 दिन तक कुछ नहीं खाना। 3 दिन बाद तुम्हें बहुत तेज भूख लगेगी, उसके बाद तुम्हारा जो मन करे वह खा लेना। वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। 3 दिन बाद वही व्यक्ति वापस आकर सोमवती से बोला आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया माँ। मैंने बरसों से देसी घी की पूरी और अरहर की दाल नहीं खाई थी। मैंने पेट भर के खाई और कोई समस्या नहीं हुई। फिर सोमवती बोली अब जाकर अपने डॉक्टर से टेस्ट करवाओ। फिर वह व्यक्ति बोला आपके पास आने से पहले मैं डॉक्टर के पास ही गया था। ब्लड टेस्ट करने के बाद वह हैरत में पड़ गया। कहने लगा कि यह किसी भी हाल में मुमकिन नहीं। तुम्हारा इलाज किसने किया? तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। मैंने तो आपको बताया ही नहीं था कि मैं बहुत ही धनवान व्यक्ति हूँ।
इतना कहकर उस व्यक्ति ने बहुत सारे पैसे सोमवती के हाथ पर रख दिए। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक महामारी फैल गई, जिसका इलाज एक मरीज खांसता हुआ सोमवती के पास आया और कहने लगा, मुझे बचा लीजिए माई, सारे गांव में महामारी फैली हुई है, डॉक्टर मरीज का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। तो सोमवती कहती है, चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। सोमवती ने उसे मरीज का इलाज करना शुरू कर दिया। वह मरीज स्वस्थ हो गया। कुछ ही दिनों में सारे गांव वाले सोमवती के पास अपना इलाज करवाने आने लगे। सोमवती इलाज से सारा गांव स्वस्थ हो गया। सभी अब सोमवती को जादुई बुढ़िया डॉक्टर के नाम से जानने लगे। कुछ दिन बाद सोमवती का बेटा रंजीत और अपनी पत्नी और अपने 7 साल के बेटे सोनू के साथ आया। सोनू को देखकर सोमवती खुश हो गई और कहने लगी, कैसे हो मेरे बेटे? सोनू, तुम ठीक तो हो? तो सोनू कहने लगा, मुझे आपकी बहुत याद आती थी दादी माँ, पापा से हमेशा कहता था कि मुझे दादी से मिलवाना है। आज आप पापा मुझे यहाँ लेकर आए। तो सोमवती कहती है, तुम्हारे पापा ज़रूर किसी काम से यहाँ आए होंगे बेटा। तभी सोमवती ने देखा कि रंजीत की आंखों में आंसू हैं। अपने बेटे की आंखों में आंसू देखकर सोमवती का दिल तड़प उठा और बोली, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखों में यह आंसू क्यों? फिर रंजीत बोला, मैं यहाँ पर अपने किए की क्षमा मांगने आया हूँ माँ। अजय ने सही कहा था, मैंने पटवारी को पैसे देकर अजय के हिस्से की जायदाद भी अपने नाम करा ली थी और मुझे उसकी सज़ा भी ईश्वर ने दी। मेरा और मैं, बेटा और मेरी पत्नी भी महामारी की चपेट में आ गए हैं। फिर सोमवती बोली, चिंता मत कर, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर रंजीत की पत्नी बोली, मुझे विश्वास है कि आप हम सबको जड़ी बूटियों से ठीक कर देंगी। उसी दिन के बाद सोमवती ने रंजीत और उसकी पत्नी और अपने पोते का इलाज करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने रंजीत को स्वस्थ करार दे दिया और वह सारा परिवार आपस में खुशी खुशी रहने लगे। और ऐसे ही सोमवती देश विदेश में चर्चित हो गई। देश विदेश के बड़े बड़े डॉक्टर सोमवती से जड़ी बूटियां लेने की जानकारी आने लगे। सोमवती सभी को जड़ी बूटियों की जानकारी देने लगी और आयुर्वेद के फायदे बताने लगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें ताकि और कोई कहानी आपको मैं सुना सकूं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।